ये मानसिकता कैसे बदलेगी? अगर अपराधी दलित है तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वहीं अपराध करने वाला सवर्ण है, ऊंची जाति का है, सो कॉल्ड जिसे कहा जाता है, उसको सजा देने में इतना देर। एक झुंड है इस देश के अंदर जो हमेशा से मानवता के खिलाफ रहा है, जो हमेशा औरत विरोधी रहा है, और उसके दिमाग में जो विचार चलता है वो मनु जो कई जमीन के नीचे दफन हो चुका है, लेकिन अभी उसका विचार ऐसे कुकर्मी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। पता चला दलित उनसे बड़ा पाखंडी है, उन्होंने तो दलितों को राष्ट्रपति बना दिया जो मंदिर की सीढ़ियों पर पूजा करके आ गया। ऐसे राष्ट्रपति का क्या मतलब? अगर मेरे जैसा राष्ट्रपति होता और मुझे मंदिर से भगा दिया तो पूरे देश के मंदिरों को खत्म करवा देती। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ दीदी निर्देश सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि राम राज्य चल रहा है, राम राज्य की हकीकत आप 3 गुंडों से देख सकते हैं जो गैंगरेप करते हैं और महीनों तक गायब रहते हैं, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं। दीदी से बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाएं गहना लाद के 12 बजे रात में घूम सकती हैं, ये मेरा बयान नहीं, ये अमित शाह का बयान है जो गृह मंत्री हैं। मैम, इसको कैसे देखती हैं? जिस तरह से यूपी में कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, तो महिला सम्मान में कितना भाजपा मैदान में है? महिला सम्मान में भाजपा इतनी ही मैदान में, जितने भी बलात्कारियों का जब इतिहास खंगाला जाता है तो बीजेपी के साथ मजबूत लिंक मिलते हैं। और यहाँ तक के नहीं, प्रधानमंत्री तक के, स्मृति ईरानी शिक्षा और बाल विकास मंत्री तक के साथ इनके बहुत बढ़िया वाले लिंक। ऐसे वैसे फोटो नहीं है कि भागते भागते किसी ने ले लिया और यूं ही, बहुत अच्छे इत्मीनान से हंसते मुस्कुराते और साथ में खाते पीते, इस तरह के फोटो बलात्कारियों के साथ हैं। ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल फर्जी देती है, और अगर बचाने की बात करती है तो वो इस तरह बचाने की बात नहीं है कि लोग भ्रूण में हत्या कर देते थे। बचाने की बात यह है कि जो बेटियां पल गई हैं, बड़ी हो गई हैं, अब उनको सड़क पर चलने से बचाओ। स्कूल में पढ़ रही हैं तो कैंपस में हमारे बलात्कारी घूम रहे हैं, वो पकड़ करके उनको उनकी न्यूड वीडियो बनाएंगे, उनके साथ जिस तरह का दुष्कर्म भी हो सकता है वो सारे मिलकर करेंगे। और अगर तुम्हारी बेटियां इस तरह से भी बच जाती हैं तो फिर उनकी हत्या तक कर देंगे। तो ये वही सरकार है जो नारा तो देती है बेटियों की सुरक्षा का, बेटियों की शिक्षा का, लेकिन ना बेटियों की शिक्षा पे कोई काम करती है, ना सुरक्षा पे काम करती है। इन्हीं की सरकार के खुद कर्मचारी और पदाधिकारी इस देश की बेटियों के आत्मसम्मान को कुचलते हैं और उनके अस्मिता के साथ इस तरह से खेलते हैं ऑन कैमरा। आप देखिए कैंपस के अंदर उसे पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद उस लड़की को उठाया। और तीनों ही संस्कारी पार्टी के संस्कारी ऊंची जाति के लोग हैं। अगर ये दलित होता कोई या ओबीसी होता तो हंगामा मच गया होता, या कोई मुस्लिम होता तो फिर तो मीडिया जो है पानी पी पी कर कोस रही होती, उससे फुर्सत नहीं मिलती अपना ज्ञान देने की। उसके बाद यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना होकर के किसी दलित पिछड़े की सरकार हो रही होती, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री दलित पिछड़ा होता, तो इसको मीडिया ये कह रही होती कि प्रदेश को संभाल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो जो नेता है वहाँ का, जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अब मीडिया का मुंह नहीं खुला। एक भी एंकरानी जो पूरा दिन जो है चीख करके लोगों को हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करते, लोगों के दिमाग में नफरत भरते हैं, अब उनकी जबान से कुछ नहीं निकला। और ना ही इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर दुनिया भर के मठ मंदिरों में बैठे हुए वो पुजारी और वो मठों के मठाधीश हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान तक पर उसकी गर्दन काटने की बात करते हैं। जो दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के 22 प्रतिज्ञा होने पर उनका सिर कलम करके लाने पर 2 करोड़ रुपए की सुपारी देते हैं लोगों को। तो ऐसे बाबा, ऐसे ढोंगी मठाधीश कहाँ चले गए? मतलब अगर आप सच मुंह से बोला जाए तो उस पर तो तुम इतने भड़बड़ा जाते हो, इतने भड़क जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि तुम इंसान को मारने तक के लिए, हत्या करने तक के लिए उतारू हो जाते हो। लेकिन जब वही तुम्हारी जाति बिरादरी के लोग इस देश की बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हैं, उस उत्तर प्रदेश जहाँ पर रामराज की बात चल रही है, जहाँ राम का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब बेटियों को खदेड़ा जाता है, पकड़ा जाता है और उनके साथ इस तरह के दुष्कर्म किए जाते हैं, और ये उन्हीं के सड़क पर या खेतों की तो एक आम बात है इस देश के अंदर, जाने कितने होते हैं ऐसी जगह जहां पर खेत खलियान से पार करते करते एक लड़की कॉलेज कैंपस तक पहुंचती है और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाती है एक सपना लेकर के कि वो कुछ आगे करेगी जीवन में। उसके घर वाले, परिवार वाले, जब एक बच्चा गांव से निकलता है तो पूरे गांव की और आसपास के गांव की रिश्तेदारों की भी उम्मीद उस बच्चे से बन जाती है। तो उसके परिवार के बारे में जरा सोच के देखें। जब कोई भी दलित पिछड़ा अधिकारों की बात करता है तो तुम उनकी हत्या की बात करते हो, सरकलम की बात करते हो, लेकिन जब तुम्हारी जाति बिरादरी का, तुम्हारे बराबर का कोई संस्कारी
अधिकारी बलात्कार करता है तो तुम उनके ऊपर तुम्हारी भावना जरा भी आहत नहीं होती। अब भावना आहत गैंग कहाँ मर गई सारी? किसी की भावना आहत होकर के जमीन पर नहीं लौट रही, किसी की भावना नहीं बिलबिला रही, कोई नहीं तड़प रहा, किसी में कोई तड़पन दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्यों? अगर ये लड़की ब्राह्मण समाज की होती और करने वाले दलित पिछड़े होते तो ज़्यादा हंगामा होता। आप इनके जो इनके जो विरोध करने का जो पैटर्न है वो ये है कि अगर दलित के ऊपर कोई भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दलित किसी के ऊपर कर दे तो हंगामा हो जाता है। ये मानसिकता कैसे बदलेगी? अगर अपराधी दलित है तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वहीं अपराध करने वाला सवर्ण है, ऊंची जाति का है, सो कॉल्ड जिसे कहा जाता है, उसको सजा देने में इतना देर, तो इसको कैसे देखती हैं? इसका पीछे कारण सत्ता में बैठे हुए उसी मानसिकता के लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए उस मनु मानसिकता के लोग हैं, मीडिया में बैठे हुए मनु मानसिकता के लोग हैं, धर्म में बैठे हुए मनु मानसिकता के लोग हैं। वो तो होंगे क्योंकि धर्म तो चलता ही मनु सिस्टम पर है सारा। तो जब तक मनु मानसिकता के लोग रहेंगे, मनु मानसिकता सिस्टम में रहेगी, तब तक इस देश के अंदर गैर बराबरी के आधार पर महिलाओं के साथ रेप होते रहेंगे। आपको लगता है कि भारत के अंदर कोई भी रेपिस्ट जब रेप करता है तो वो अपनी यौन भूख मिटाने के लिए करता है? नहीं। भारत के अंदर 99% जो रेप होते हैं उसके पीछे कारण हो रहा नीचा दिखाने के लिए, जाति का हनक। यस, जाति की हनक, कि ये मुंह काला करने के लिए कि तुझे अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी इतनी औकात। किसी की बहन गांव के अंदर इसी तरह की धमकियां दी जाती कि तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो जो रेप देश के अंदर कारित होता है, दुनिया में होता होगा रेप किसी इस तरह की कि वो व्यक्ति कुंठित होता होगा सेक्सुअल उस पर, लेकिन यहाँ अगर भारत में वो होता है तो उसके पीछे जातिवाद का घमंड और जातीय आधार पर दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना है। क्योंकि हमारे देश में परिवार की, खानदान की, आस पड़ोस सबकी, रिश्तेदारों की, भाई पिता की जो इज्जत है वो लड़की की या बेटी के चरित्र के साथ, उसके शरीर से जोड़ी हुई है। तो वो क्या करते हैं, उसी शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, खिलौना समझकर उसको फेंकते हैं और फिर परिवार वालों को ये दिखाते हैं कि अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, हमारे सामने मुंह मत उठाना। यानी कि अपराध करने से डरने की बजाय अपराध करके और ऊपर से कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो जातियों का एक झुंड है इस देश के अंदर जो हमेशा से मानवता के खिलाफ रहा है, जो हमेशा औरत विरोधी रहा है। और उसके दिमाग में जो विचार चलता है वो मनु जो कई जमीन के नीचे दफन हो चुका है, लेकिन अभी उसका विचार ऐसे कुकर्मी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। एक बड़ा उदाहरण है बिल्किस बानो का। जिस तरह से बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको संस्कारी बताया गया, लड्डू खिलाया गया, फूल माला से उनका स्वागत किया गया कि ये तो संस्कारी हैं, बड़े अच्छे हैं। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो भारत में संस्कारी बता दिया जाता है, तो अपराध कैसे रुकेगा? देखिए, जितने भी देश के अंदर इस तरह के केसेस आते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यहाँ जब व्यक्ति कोई गलत काम करता, अपराध करता है, एपीसी की धाराओं को तोड़ता है, तो उसके मन में या तो ये होता है कि वो गुस्से के हर लेवल तक चला गया, या फिर इस हनक में होता है कि मेरा तो सत्ता के साथ में उठ बैठता, मैं तो नेताओं के साथ जाऊँगा, सिफारिश लगाऊंगा और नेता मेरी सुन लेगा, यूँ चुटकियों में निकल के बेल करा के ले आऊँगा, वकील मेरे आगे पीछे लग जाएंगे, पैसा मेरे पास है। तो ये जो अंदर दिमाग में बैठी हुई सोच है, इस सोच की वजह से ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। दूसरा, जब तक सरकार या सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे, सुरक्षा देते रहेंगे, तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। और वो दें भी क्यों नहीं, क्योंकि आज ही संसद में बैठने वाले 40% से ज़्यादा तो ऐसे सांसद हैं जिन पर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है, रेप का, बलात्कार का, इस तरह की धाराओं में उनके खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन वो इसी वजह से, कारण यही है कि वो उनको हम कैसे कहें, क्योंकि उनको भी तो जनता चुनकर भेजती है। कुछ चीज़ें हम मानते हैं कि हम जनता में हैं, हम जनता में अच्छे लीडर बनाने की क्षमता नहीं है, हम गलत लीडरों को चुनते हैं और गलत लीडर फिर गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज देश के अंदर बीजेपी के लोग रेप कर रहे हैं, या बीजेपी के लोग अपहरण कर रहे हैं, या डकैती डाल रहे हैं, या चोरी कर रहे हैं, या लूट मार कर रहे हैं, या हिंसा फैला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता को विरोध करने का विषय है, क्योंकि जनता ने ही तो बीजेपी को चुना है। क्यों जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं कर रही? क्यों जनता ऐसे लोगों को आने पर जूता नहीं उठा रही? क्यों जनता ऐसे लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद नहीं कर रही? क्यों जनता नहीं कह रही कि तुम हमारे घर वोट लेने के लिए आना, हम नहीं देंगे तुम्हें वोट? जब जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र में तो ये सब कुछ होगा। हिंदू राष्ट्र मतलब जंगल राज, तो जंगल राज को स्वीकार करो, या तो फिर बीजेपी से दरकिनार करो, या तो उससे हटो। मैं सवाल लेना चाहती हूँ, जिस तरह से कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि राम राज्य आ गया है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या इसी प्रकार से सनातन की रक्षा होगी कि जहाँ 3 अपराध करने वाले, बलात्कार करने वाले प्रधानमंत्री के साथ फोटो वायरल हो रहा है उनका? सनातन का मतलब है ब्राह्मण धर्म,
ना कोई सनातन धर्म है, ना कोई हिंदू नाम का कोई धर्म है। हिंदू एक मुगलों द्वारा दी गई गाली है, और सनातन किसी भी चीज़ की विशेषता है, विशेषण है। जैसे कि बुद्ध का धम्म के अंदर एक मार्ग है, और उस मार्ग को हमेशा सनातन कहा गया। सनातन का मतलब है कि बुद्ध का जो धम्म है और उस धम्म पर चलने वाली जो सच्चाई है, सत्य का मार्ग है, वो उसको सनातन कहा गया है। तो सनातन ना तो ब्राह्मणों का है, ना ही हिंदू धर्म ब्राह्मणों का। ये तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ये समय समय पर धर्म बदल लेते हैं। इतनी तेजी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितनी तेजी से ये लोग धर्म बदलते हैं। और अगर जब इनको लगता है फायदा धर्म में नहीं है तो तुरंत राजनीति में चले जाते हैं। कितने सारे अभी आपने देखा होगा मठ मंदिरों में बैठने वाले साधु संत जो है संसद में बैठ गए, MP का चुनाव लड़ रहे हैं, उसका MLA का लड़ रहे हैं। तो और हमारे तो खुद ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंदिर के पूजा वो रहे हैं, मठ के मालिक रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आस्था की अगर बात करें तो खुद जो लोग कहते हैं कि हमारी आस्था है, तो उनकी खुद की अपने धर्म में आस्था नहीं है। अगर कोई धर्म है भारत में इन लोगों का, तो वैदिक ब्राह्मण धर्म है, जिसकी ये कभी भी वकालत नहीं करते। अगर ये ब्राह्मण धर्म अगर सच्चा नाम बोलेंगे तो सच्चे नाम से फिर ना तो OBC को शिकार बना पाएंगे, ना SC को जोड़ पाएंगे, ना महिला को जोड़ पाएंगे, ना ही मुस्लिम से टारगेट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही सच्चा नाम, सही नाम बोलेंगे ब्राह्मण धर्म, तो मात्र 3% लोग होंगे। 3% लोग क्या क्या करेंगे? 3% लोगों को तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, तो 3% होकर के फिर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो बहुसंख्यक बनाने के लिए इन्होंने उस गाली को धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया, और इस देश के अंदर उस हिंदू नाम को प्रचारित करना शुरू किया कि जब इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होगा तो हिंदू नाम से हम इनको इकट्ठा करेंगे और अपनी सरकारें बनाएंगे। इसी एजेंडे पर BJP का गठन भी हुआ, RSS का गठन हुआ, और उसी आधार पर आज उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई है। 24 में क्या देखती हैं आप? जिस तरह से भाजपा 3 राज्य जीत चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन भी सामने है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई दलित PM बनना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री वापसी करेंगे? देखिए, दलित PM अगर बनता है तो वो इस देश के अंदर मानवता का राज स्थापित करेगा। खासकर वो जो अम्बेडकरी मूवमेंट के साथ या अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ा रहा है, या उसके आधार पर सोचता है, तर्क करता है। क्योंकि देश को तरक्की चाहिए, तर्क आधारित सरकारें चाहिए। आडंबर और पाखंड वाली सरकारों से देश के अंदर इंटेलेक्चुअल जो बॉडी है वो तैयार नहीं होती है। देश का नागरिक इंटेलेक्चुअल नहीं बनता, जिम्मेदार नहीं बनता है। क्योंकि अनपढ़ फूहड़ लोग तैयार होंगे धर्म के नाम पर। आप देखते हैं जगह जगह दंगा करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले, गाय के नाम पर, उसके नाम पर, इसके नाम पर। ये क्या है? एक अनपढ़ों की भीड़ है, बेरोजगारों की भीड़ है, जिनको दंगा करने का काम दे दिया गया। बिट्टू बजरंगी अभी रो रहा है, उसके भाई को जला दिया है। तो ये वो भीड़ है जिसको पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देश को कोई संभाल सकता है, देश को कोई तरक्की की ओर ले जा सकता है, और देश के अंदर जो इस समय सांप्रदायिक दंगों की एक आग पर बैठा हुआ हमारा देश है, इसको अगर कोई शांत कर सकता है, तो इस देश के अंदर कोई दलित और अम्बेडकर राइट व्यक्ति ही कर सकता है। मैं दलित भी नहीं कहूंगी। आप ये सोचें कि मैं कहूँ दलित की वकालत कर दूं, पता चला दलित उनसे बड़ा पाखंडी है। उन्होंने तो दलितों को राष्ट्रपति बना दिया, जो मंदिर की सीढ़ियों पर पूजा करके आ गया। ऐसे राष्ट्रपति का क्या मतलब? अगर मेरे जैसा राष्ट्रपति होता और मुझे मंदिर से भगा दिया तो पूरे देश के मंदिरों को खत्म करवा देती। देश की प्रथम नागरिक को मंदिर से भगा दिया जाए तो मात्र दलित से काम नहीं चलने वाला है। वो RSS में तो निकला हुआ व्यक्ति, चाहे दलित हो चाहे OBC हो, उन्होंने अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्हें पता RSS का ट्रेनिंग आदमी है। तो बात दलित से नहीं चलेगी, अब बात चलेगी अम्बेडकर राइट। क्योंकि इस भारत के अंदर 2 विचारधाराओं की जंग है, जिसमें एक तरफ अम्बेडकरवाद है और दूसरी तरफ मनुवाद है। तो मनु और अम्बेडकर, इन 2 वादों के बीच में इस देश की जनता जूझ रही है। और उन्हीं वादों में सबसे जो अब आप जनता को कंपैरिजन करना चाहिए। मनुवाद तो असमानता की बात करता है, औरत को पैर की जूती की बात करता है। इधर अम्बेडकरवाद बराबरी की बात करता है और औरतों को बराबर सम्मान की बात करता है। इधर मनुवाद कहता है कि दलित, शूद्र यानी कि यहाँ की जो 85% आबादी है वो स्कूलों में नहीं घुस सकती। संविधान कहता है सबको स्कूल में पहुंचाना चाहिए। इधर मनुवाद कहता है कि ब्राह्मण यदि कत्ल भी कर दे, रेप भी कर दे, तो उसको जो है कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बस उसकी चुटिया काट देनी चाहिए या उसको गंजा कर देना चाहिए, इतनी सजा काफ़ी है। और शूद्र अगर ऐसा कर दे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और लेकिन इधर अम्बेडकरवाद कहता है कि नहीं, अगर शूद्र ने करिए तो शूद्र को भी सजा दो, वो अपने की वकालत नहीं करता। अगर उसने गलत किया तो उसको भी सजा हो, ब्राह्मण ने किया ब्राह्मण को भी बराबर सजा हो। वो IPC को मानता है, ना कि वो किसी ऐसे गैर सिस्टम वाले कानून को मानता है। तो ये तो जनता को कंपैरिजन करना चाहिए कि कंपैरिजन टू मनुस्मृति कंपैरिजन कितना संविधान जो है जनता के लिए हितकारी है।
तो मैं आज फिर ये बात दोहरा देती हूँ कि हमारा या देश का भला मात्र दलित होने से नहीं चलेगा। दलित हो चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो अंबेडकरवाद की विचारधारा के प्रति पक्का और मजबूत होना चाहिए। यहाँ जाति की बात भी अगर छोड़ दी जाए ना, तो एक बार को अगर अंबेडकरवादी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का होगा तो भी इस देश को सही दिशा में चला जाएगा। अगर मैं कहूँ मेरी जाति का होना चाहिए तो ये भी एक जातिवाद हो जाएगा। कल को मैं सोशल रिफॉर्मर हूँ, मैं देश की मैं अपने आप को इस भारत का नागरिक समझती हूँ और मुझे राष्ट्र से प्रेम है, तो मुझे जातियों की बात नहीं करनी चाहिए जहाँ तक है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक अम्बेडकराइट प्रधानमंत्री होना चाहिए। अम्बेडकराइट लोगों का सिस्टम में जाना चाहिए ताकि मनु सिस्टम जो है वो कम हो, उसका जो जहर है उसको खत्म कर सकें। तो इस देश के अंदर दलित के साथ साथ अम्बेडकरवादी होना महत्वपूर्ण। दलित होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कौन दलित है कौन नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसकी विचारधारा कितनी अच्छी। कितने दलित मंदिरों में जाके अड़ी रगड़ रहे हैं, जूता खा रहे हैं, लात खा रहे हैं और बाल पकड़ पकड़ मार रहे हैं, फिर भी मंदिर में घुस रहे हैं। तो ऐसे दलितों का क्या करेंगे? ऐसे दलित जाकर कल को वो सत्ता में बिठा देंगे, उन्हें बार बार भगाएंगे, वो फिर वहीं पे जाएंगे। अभी देखिए जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें गर्भगृह में नहीं जाने देते, मंदिर में नहीं घुसने देते। जब नई संसद का उद्घाटन होता तो उसमें नहीं घुसने देते। वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो शांत रहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही सज्जन व्यक्ति चाहिए। दलित का नाम केवल टैग में यूज करते हो और उसका जो है उसके अंदर किसी भी तरह का दलित होने का या अम्बेडकरवादी होने का कोई भी गुण ना हो। दलित सिर्फ वोट देने के लिए बना है। यस, दलित का नाम वो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमें ये इस्तेमाल होने से बचना है, हमारे समाज को बचाना है। हमें मात्र दलित होने से काम नहीं चलेगा। अगर उनको लगता है कि दलित में जान हो, दलित उनके किसी काम में आ सकता है, दलित देश की सुरक्षा या दलित को सिस्टम में लाया जा सकता है, तो मेरे जैसे दलितों को चुनो ना। क्यों चुनते हो उन मुर्दा दलितों को जिनके मुंह में जुबान ही नहीं है? उन्हीं दलितों को तुम क्यों चुनते हो जिन दलितों की रीढ़ में जान ही नहीं कि वो तुम्हारे सामने सतर खड़े हो सकें? क्यों चुनते हो उन दलितों को जिनकी आंखों के अंदर अपने समाज के प्रति जरा सी भी दया भाव नहीं है, केवल तुम्हारी चापलूसी और चाटुकारिता भरी हुई है? क्यों चुनते हो उन दलितों को? तुम उन्हीं दलितों को क्यों पसंद करते हो जिनका जमीर तुम्हारे पैरों की जूते के नीचे रखा हुआ, तुम्हारे पैरों में चलता है? तो ऐसे दलितों को तुम चुन रहे हो, तो इसमें तुम हमारा क्या फायदा कर रहे हो? तो तुम तो अपना फायदा कर रहे हो ना। तुम तो हमारे नाम से, हमारे तो वो भी दुश्मन हुए हमारे, वो तुम्हारी क्या कहते हैं बंदूक में गोली का काम कर रहे हैं हमें मारने के लिए। हमारे अधिकारों की तो बात करते नहीं है, हमारे दर्द की तो बात करते नहीं है, हमारी वेदना पे तो कभी उन्हें तीस नहीं उठती। क्यों नहीं उठती? क्योंकि वो हमारे दर्द से बिल्कुल दूर कर दिए जाते हैं, कह करके अरे इनका कुछ नहीं होना, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम्हें अब राष्ट्रपति बन गए जीवन भर के लिए, तुम्हें अब शाही सुख मिलेगा, अब तुम्हें क्या करना है इन दलितों का? तुम्हारी बच्चे बेटी जब दुनिया के सारे सुख उठाएंगे, इनकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही बाबा साहब को भी कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम इनके चक्कर में कहाँ पड़े हो, तुम्हें तो विदेश में अच्छी शाही जिंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें सरकार में भी शाही जगह मिल जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा कि भले मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस ये ना समझे कि मैं कांग्रेस की जेब का सामान हूँ कि कैसे चाहे इस्तेमाल करेगी। उन्होंने अंग्रेजों से भी ये कहा, बाबा साहब को अंग्रेजों ने सर की उपाधि देने की कोशिश करी कि डॉक्टर अम्बेडकर को सर की उपाधि देंगे और डॉक्टर अम्बेडकर को हम अपनी तरफ से इस्तेमाल करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि तुम मुझे अपने हाथों की कठपुतली मत समझो, मैं अगर यहाँ संविधान सभा में हूँ तो मैं इस देश को एक सही जमीन पर खड़ा करने के लिए हूँ, ना कि तुम्हारी गुलामी करने के लिए। और बाबा साहब ने इसीलिए इस देश के अंदर एक एक आर्टिकल के अंदर ये ध्यान रखा कि ना महिला छूट जाए, ना बच्चा छूट जाए, ना बूढ़ा छूट जाए, ना दलित छूट जाए, ना आदिवासी छूट जाए, हर किसी के अधिकारों को संयोजित किया है। इसीलिए तो क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा नेता चाहिए हमें, रामनाथ कोविंद जी जैसा नेता नहीं चाहिए जो मंदिर से भगा दिया जाए तो सीढ़ी पर पूजा करके आ जाए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता चाहिए जो मंदिर में जाकर ये चुनौती देगे कि पुजारी तेरे मंदिर में कुत्ता तो प्रवेश कर सकता है लेकिन मेरे जैसा दलित प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा हमें नेता चाहिए, वही नेता हमारे अधिकार बचाएगा, हमारी मान सम्मान की इज्जत की लड़ाई लड़ेगा। तो हमें उनकी जूती में स्वाभिमान गिरवी रखकर चलने वाले दलित और आदिवासी या ओबीसी नेताओं की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर अम्बेडकर जैसे नेताओं की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं दीदी निर्देश सिंह के तमाम वो विचार हैं जो इन्होंने कहा कि हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो मनुवाद के चंगुल में फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि राम राज्य है, लेकिन 3 अपराधी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। बेटी का गैंगरेप किया, वीडियो बनाया, लेकिन अभी भी खुले में घूम रहे हैं। वहीं उनकी फ़ोटोज़ जो है प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही हैं और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, उनके साथ फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि राम राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कितनी रफ्तार से काम करती है इस बेटी के गैंगरेप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।